साथियों नमस्कार, मैं रवि बेनीवाल लक्ष्य क्लासेस सिरसा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। देखिए, भारत को लूटे जाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। आदिकाल से हिंदुस्तान को अलग अलग लोगों द्वारा, विदेशियों द्वारा लूटा गया है। साथियों, हुआ यह है कि भारत का एक महान राजा था जिसका नाम था अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जिसे महान अकबर की संज्ञा भी दी जाती है। तो अकबर के समय की बात है। हिंदुस्तान को लूटने के लिए केवल अंग्रेज नहीं आए थे। अंग्रेजों के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में स्थापित हुई, लेकिन इन सभी कंपनियों को हराकर जो अपना वर्चस्व स्थापित किया था वो अंग्रेजों ने किया था। हिंदुस्तान में पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो इस क्रम में हुआ। साथियों, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस क्रम में आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए, लेकिन इन सभी को पराजित करके जो सर्वोच्च बने वो अंग्रेज थे। तो मैं अंग्रेजों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। व्यक्ति का नाम क्या है? सम्राट अकबर। अकबर के समय की बात है और अकबर स्वयं तो अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ो लिखों को ये आश्रय रहता था। विद्वानों का आश्रय दाता था अकबर, और अकबर के दरबार में एक अंग्रेज रहता था जिसका नाम था फिंच। साथियों, अकबर के समय की बात है, 1588 की बात है। 1588 से 91 यानी 3 साल एक साहित्यकार के रूप में फिंच अकबर के दरबार में रहता है। फिंच अकबर के दरबार में रहा और फिंच ने देखा कि हिंदुस्तान में व्यापार करने की असीम संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं हिंदुस्तान में व्यापार करने की। यदि हमारे अंग्रेज यहां व्यापार करें तो कितना अच्छा होगा, सोच रहा है फिंच। साहित्यकार बनकर रहा। जब 1591 में ये फिंच वापिस इंग्लैंड गया तो अंग्रेजों के व्यापारियों को कहा कि आप हिंदुस्तान में व्यापार कीजिए, सर्वाधिक लाभ की संभावनाएं हैं आपकी। तो विलियम फिंच ने जाके अंग्रेजों को उकसाया कि आप हिंदुस्तान में व्यापार कीजिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो व्यापार करेंगे, लेकिन इंग्लैंड की महारानी की अनुमति जरूरी है, और महारानी का नाम है महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम है? महारानी एलिजाबेथ। साथियों, जब कोई अनुमति मांगी जाती है तो एक कंपनी, एक संस्था, एक ट्रस्ट के माध्यम से मांगी जाती है। तो अंग्रेजों के व्यापारियों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी।
बात कर रहा हूं सन 1600 की। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। क्यों बनाई गई? हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। और महारानी को कहा, महारानी साहिबा, हम हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने कहा, जाइए हिंदुस्तान में व्यापार कर लीजिए, 15 सालों तक आपको मैं अनुमति देती हूं। 15 सालों की अनुमति महारानी एलिजाबेथ ने प्रदान कर दी। लेकिन व्यापारियों की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। जो भी किसी देश से ये आए थे, यानी इंग्लैंड से, जहां इनको व्यापार करना था, यानी हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के राजा की, हिंदुस्तान के शहनशाह की, हिंदुस्तान के बादशाह की अनुमति लेना भी बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजों के व्यापारियों में यह संकट उत्पन्न हो गया कि ऐसा कौन है जो अकबर के पास में जाएगा और उनसे अनुमति हासिल करेगा। बहुत सोचा समझा, सोचने समझने में, कंपनी का खाका तैयार करने में, कैसे हिंदुस्तान को लूटना है। साथियों 4 साल लग गए। कितने साल लग गए? 4 साल। समय आया 1604 का। में अंग्रेज व्यापारियों ने सोचा कि हम उसी व्यक्ति को ही भेजेंगे जिस व्यक्ति ने आकर हमें प्रबोध किया है, हमें मोटिवेट किया है, और वो फिंच अकबर के स्वभाव से भी परिचित है। इस बात का फायदा हमें अवश्य मिलेगा। ऐसी मंशा रखते हुए अंग्रेजों ने सन 1604 में फिंच को एक राजदूत बनाकर भेजा गया, एक प्रतिनिधि बनाकर भेजा अकबर के पास में। फिंच आया, दरबार में हाजिर हुआ और कहा, शहनशाह का इकबाल बुलंद हो, शहनशाह मैं ये चाहता हूं कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में व्यापार करे। अकबर अनपढ़ तो था, अंगूठा छाप था, लेकिन अकबर एक दूरदर्शी व्यक्ति था। उसे पता था यदि आज मैंने अंग्रेजों को अनुमति दे दी तो कल ये हिंदुस्तान का नामो निशान भी मिटा देंगे। इसलिए अकबर ने अनुमति नहीं दी। निराश होकर फिंच वापस लौट गया। लेकिन अंग्रेज निराश नहीं हुए। अगले साल का बरस आया, 1605 की बात है। कब की बात है साथियों? 1605 में अक्टूबर का महीना, पेचिस रोग से ग्रसित हो गया अकबर, और कहते हैं 25 अक्टूबर का दिन था। पेचिस रोग के कारण शहनशाह अकबर की मृत्यु हो गई और गद्दी पर इसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से बैठा। किस नाम से गद्दी पर बैठा है? जहांगीर। कब बैठा है? 1605 में। 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। खबर पहुंची इंग्लैंड में कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। उसका उत्तराधिकारी सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा है। अंग्रेजों को लगा क्या पता पिता नहीं माना पुत्र मान जाए। 3 साल बाद की बात है, 1608 की। कब की बात है मित्रों? सन 1608 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हॉकिंस। सन 1608 में सर हॉकिंस को प्रतिनिधि बनाया अंग्रेजों ने और कहा, सर हॉकिंस आप जाइए आगरा में और मिलिए, जहांगीर से मिलिए आप और उनसे अनुमति लेना। तो कहते हैं साथियों, सर हॉकिंस आता है और एक जहाज पर आता है, KBC, कौन बनेगा करोड़पति में ये करोड़ों का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हॉकिंस किस जहाज पर आया। हॉकिंस ट्रैक्टर पर नहीं आया था, हेक्टर पर आया था।
किस पे आया था? हेक्टर पे आया था। हेक्टर जहाज पर आया था सर हॉकिंस। सर हॉकिंस हेक्टर जहाज पर आया और जहांगीर के सामने हाजिर हुआ। जहांगीर को कहा, जहांगीर महोदय, हम हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं। हमारी बड़ी हार्दिक अभिलाषा है कि हम हिंदुस्तान में आपके साथ व्यापारिक संबंध बनाएं। साथियों, उन दिनों में जहांगीर की पुर्तगालियों के साथ में अनबन चल रही थी, तो इसलिए जहांगीर ने सर हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को मिल गई। सर हॉकिंस प्रसन्न हुआ और व्यापारिक कोठियों यानी फैक्ट्रियों के माध्यम से किया जाता है, तो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली सूरत में। सूरत गुजरात में है। अंग्रेजों को लगा कि सूरत में फैक्ट्री खोलने से हमारी सूरत बदल जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अब जैसे ही जैसे समय व्यतीत हो रहा है, एक दिन पुर्तगाली कुछ दरबार में आए हुए थे और जहांगीर ने कहा कि मैंने तो अंग्रेजों को अनुमति दे दी है। पुर्तगालियों ने कहा, हाँ, आपने अनुमति दे दी है? बहुत बुरा हुआ महोदय, अब आपके वंश का पतन होने वाला है। अंग्रेज जन्मजात चालाक प्रवृत्ति के हैं, अब आपके वंश को कोई नहीं बचा सकता महोदय, कोई नहीं बचा सकता। जहांगीर ने पूछा, क्या करूं? पुर्तगालियों ने कहा, अनुमति वापिस ले ले। तो पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर जहांगीर ने अनुमति को वापिस ले लिया। व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री बंद हो गई। अंग्रेज फिर भी निराश नहीं हुए। समय बीता चला गया और कहते हैं कि कभी ना कभी हर कुत्ते का दिन आता है। समय आया 1613 का, दोबारा सर हॉकिंस को भेजा गया। अब फिर ये आगरा में आया, जहांगीर से मिला। अरे जहांगीर महोदय, कब से आ रहा हूं, कितने साल हो गए हैं, अनुमति दे दो महाराज। और जहांगीर इस समय इत्तेफाक से ही पुर्तगालियों के साथ नाराज था, तो इसने अब की बार इनको स्थायी अनुमति दे दी। क्या दे दी गई है? स्थायी अनुमति। कब दी गई? 1613 में। सर हॉकिंस जब दरबार में आया तो भूरी भूरी प्रशंसा की जहांगीर की। जहांगीर महोदय ऐसे हैं, जहांगीर महोदय आपके वालिद ऐसे थे, जहांगीर महोदय बाबर के आप वंशज हो, जहांगीर महोदय आप चित्रकला के प्रेमी हो, जहांगीर महोदय ये है, जहांगीर महोदय वो है। कुल मिलाकर जहांगीर के खूब पंप भरे जा रहे हैं। प्रसन्न हो गया और जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ कि स्थायी अनुमति दे दी और सर हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई। सर हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई। सर हॉकिंस को खान की उपाधि इंग्लिश खान या फिरंगी खान कहा गया। जहांगीर ने कहा कि सर हॉकिंस, आज के बाद कभी आप मेरे सामने नहीं बैठेंगे, आप मेरे दाएं तरफ बैठेंगे। 400 का मनसब आपको दिया जाता है। इसे मनसबदार बना लिया, 400 का मनसब दिया गया। और अंग्रेजों ने अब की बार अपनी व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में खोली। कहां खोली गई? मुसलीपट्टनम में। साथियों, व्यापारिक अनुमति मिल गई है। क्या अंग्रेज इतने में खुश थे? नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा ये थी कि जितना अधिक लूट सकते हैं भारत को लूटा जाए। पूरे विश्व में इतना धन नहीं है जितना केवल हिंदुस्तान में है। थोड़ा ही समय बीता और समय 1616 का आ गया। कौन सा समय है?
सन 1616 का समय आया और एक व्यक्ति था जिसका नाम सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। अंग्रेजों ने सर टॉमस रो को भेजा कि सर टॉमस रो, आप जाइए जहांगीर के पास में और अपने व्यापारों के बारे में बातचीत करके आना। तो इत्तेफाक से इस समय जहांगीर अजमेर में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? राजस्थान के अजमेर में। तो सन 1616 में रोता रोता सर टॉमस रो आता है और ये जहांगीर के पास में आता है। सर टॉमस रो फारसी भाषा का ज्ञाता था। फारसी भाषा में आके जहांगीर से बात करता है। जैसे ही फारसी भाषा में बात की गई, जहांगीर प्रसन्न होता है। जहांगीर प्रसन्न होता है सर टॉमस रो से। और राजा महाराजा जब भी प्रसन्न होते थे तो कहते थे, मांगिए, क्या मांगते हो? और सर टॉमस रो ने कहा, मांगना मूंगना मेरे को कुछ नहीं है, केवल और केवल आपने जो हमें अनुमति दी थी, आपने अनुमति तो दे दी थी, लेकिन हमारे पास में ज्यादा व्यापारिक अधिकार नहीं है, इसलिए आप हमारे व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि कीजिए। तो कहने वाली बात यह है मित्रों कि 1613 में तो अनुमति मिली, 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। कब की गई थी? 1616 में। अभी तक साथियों, अभी तक जिनका वर्चस्व बना हुआ है वो पुर्तगाली हैं। कौन है? पुर्तगाली हैं। अंग्रेजों को लगा कि जब तक हम पुर्तगालियों को पराजित ना कर दें, हम हिंदुस्तान में एक मत एकाधिकार के साथ व्यापार नहीं कर सकते। समय बीतता चला गया। समय का वेग बहुत तेज होता है। जो समय के साथ आगे बढ़ता है उसे ही समय याद रखता है। और घटना घट गई सन 1661 में। देखिए, दोबारा सुनिए। 1588 से 91, 1604, 1605, 1608, 1613, 1616 और 1661। साथियों, किसी भी काम को करने के लिए आपके आसपास में परिवेश कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। महाभारत कालीन के हरियाणा में है और महाभारत की बात ना करें, बात हजम नहीं होती है। तो सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर धर्म युद्ध लड़ा गया था, महाभारत लड़ी गई थी। तो एक दिन घटना ये घटी कि जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया, जिसमें कौरवों के बड़े बड़े नेता शामिल थे। मार तो दिया, लेकिन मारने के बाद में अभिमन्यु के जयद्रथ ने लात मारी। मरे हुए अभिमन्यु के जयद्रथ ने लात मारी। इस बात का पता जब अर्जुन को चला, अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया। चलो, वीरगति को प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं, वीरों का काम है ये, लेकिन मेरे बेटे के, मरे हुए बेटे के लात मारी। तभी अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, धर्म युद्ध में भूचाल आ गया। अर्जुन जैसा व्यक्ति ये प्रतिज्ञा लेता है कि कल यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा
सूर्यास्त से पहले पहले तो मैं स्वयं को अग्निदेव को समर्पित कर दूंगा। अब कौरव इस बात को सोच रहे हैं कि हमें केवल एक दिन जयद्रथ को बचाना है अर्जुन से, और पांडव ये सोच रहे हैं कि कल किसी ना किसी भी हालात में जयद्रथ को मारना ही है। कहते हैं निर्णायक समय था, सूर्योदय हुआ, रणभेरी बजी, दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, और तभी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर जयद्रथ को ढूंढ रहे हैं। लेकिन साथियों, कौरव भी कुछ कम नहीं थे, भगवान से वो लड़ रहे थे। उन्होंने जयद्रथ को छिपा लिया, जयद्रथ को छिपा लिया उन्होंने। अब जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे कौरवों का हौसला बढ़ता जा रहा है। पांडव निराश हो रहे हैं क्योंकि जयद्रथ मिल नहीं रहा है। करते करते समय निकलने लगा और समय ऐसा आया कि अभी बस थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। और अब अर्जुन निराश होकर अपनी गदा, अपनी तलवार जमीन पे ढाल देता है और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि अब मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी है और मुझे स्वयं को अग्निदेव को समर्पित करना है। कौरव खुश हो रहे हैं और तभी ये पांडव भगवान की ओर देख रहे हैं कि भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हैं, तभी आप ही कुछ कर सकते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ी ही कसर बाकी है। तभी दोबारा पांडवों ने कहा भगवान कुछ करो, भगवान कुछ करो, ये अर्जुन स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगा। तब भगवान ने एक बात कही, करता हूं। उन्होंने कहा जल्दी करो, क्या कर रहे हो? उसने कहा रुको, मैं माहौल बनाता हूं, रुको मैं माहौल बनाता हूं। और ऐसा कहने के बाद में भगवान ने माया रची, भगवान ने माया रची, भगवान ने प्रपंच रचा कि और सूरज ने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया, बादलों के पीछे सूरज ने अपने आप को छिपा लिया। अब कौरवों को लगा सूर्यास्त हो चुका है और वो मूर्ख कौरव सभी के सभी नाचते कूदते हुए अर्जुन के सामने आ गए, अर्जुन को गालियां देने लगे। जयद्रथ को भी सामने ले आए, जयद्रथ भी गालियां दे रहा है और कह रहा है अर्जुन ये देख सूर्यास्त हो गया है, तू अब स्वयं समाधि ले ले, अग्निदेव को समर्पित हो जा। तभी सजनों एकदम से भगवान ने अपनी मायाएं हटा दी और थोड़ा सा सूरज सूर्यास्त होने से बचा हुआ था। अर्जुन हैरान हो गया, सभी अचंभित हो गए। तब भगवान ने कहा अर्जुन तू उठ वार कर, और एक ही वार में जयद्रथ को मार दिया गया। साथियों इस बात में यह है कि अब अर्जुन भी सोच सकता है कि मैंने जयद्रथ को मारा, लेकिन असल में किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत आपके अनुकूल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसी की बदौलत आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। टैलेंटेड से टैलेंटेड व्यक्ति बुरे माहौल में अच्छा भी नहीं कर पाता है। नालायक से नालायक व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति अच्छे माहौल में बहुत अच्छा कर जाता है। तो अपना माहौल अच्छा रखिए। ये टाइम ही कुछ ऐसा है, संघर्ष का समय है, स्वयं को समय दीजिए और आगे बढ़िए। अपने बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास की। इसमें हमने बात की है 1616 में सर टॉमस रो आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई है। साथियों अभी तक जो वर्चस्व बना हुआ है वो पुर्तगालियों का बना हुआ है और बात है 1661 की। बात कब की है? 1661 की बात थी। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि इसी प्रकार समय निकलता चला गया
तो हम हिंदुस्तान में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी साहिबा कैथरीना, कैटरीना नहीं थी, कैथरीना थी, पुर्तगालियों की राजकुमारी कौन है? कैथरीना। राजकुमारी साहिबा कैथरीना के पास में पत्र भिजवाया और कहा, कैथरीना साहिबा आप कभी हिंदुस्तान तो आइए, देखिए आपके पुर्तगाली कैसे कैसे नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, एक बार तो राजकुमारी साहिबा आइए। तो ये कैथरीना हिंदुस्तान में आती है। अंग्रेजों की इसके पीछे बहुत चालाक प्रवृत्ति है, क्योंकि अंग्रेज जन्मजात चालाक प्रवृत्ति के हैं। तभी अंग्रेजों ने अपने सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बुला लिया। चार्ल्स द्वितीय को बुला लिया, जो एक योद्धा था, एक महान व्यक्ति था, एक शूरवीर था, पराक्रमी था। कैथरीना आ गई है, चार्ल्स द्वितीय आ गई है। अंग्रेजों ने ये कहा, राजकुमारी साहिबा हमारे भी सम्राट आए हुए हैं, क्यों ना आप दोनों के लिए एक डिनर की व्यवस्था कर दें, एक दूसरे को डेटिंग करो। तभी जानता है चार्ल्स द्वितीय और अंग्रेज, कैथरीना कुंवारी है, कैथरीना कुंवारी है। और इन दोनों ने रात्रि उत्सव इनका चल रहा है, भोज उत्सव। शाम का समय है दोस्तों, दोनों बैठे हुए हैं, कैंडल डिनर नाइट इनका चल रहा है। तभी अंग्रेजों को पता लगा कि राजकुमारी साहिबा कैथरीना को रोमांटिक गाने यानी प्रेम रस के गाने बहुत पसंद है। अंग्रेज चालाक प्रवृत्ति के थे और अंग्रेजों ने जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर एक जाति है जिनका नाम है लंगा जाति। जो ये लंगा जाति है साथियों, ये गायन में मशहूर होती है, बहुत अच्छे ढंग से गाती है। तो लंगा जाति के लोगों को बुलाया और कहा, लंगा जाति के लोगों आपको प्रेम रस में गाना है, प्रेम रस में गाना है, इस प्रकार से गाना है कि चार्ल्स द्वितीय के सौंदर्य का, चार्ल्स द्वितीय की वीरता का, चार्ल्स द्वितीय के पराक्रम का बखान करो। किसके आगे? कैथरीना के आगे। इसके आगे बखान करना है। अंग्रेज कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करते थे। अंग्रेजों ने जो संगीत में वाद्य यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए मुसलमानों में जो उस्ताद थे उनको बुलाया। मुसलमानों को कहा कि आप तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करेंगे, हिंदुओं को कहा कि आप प्रेम रस में गाने गाएंगे। और अब ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। कहते हैं कि जैसे 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 ये इसके आगे बखान करते हैं वैसे वैसे ही कैथरीना किससे प्रभावित हो रही है? चार्ल्स द्वितीय से। और कहते हैं कि मध्य रात्रि के समय बेहतरीन ढंग से वाद्य यंत्रों का प्रयोग उस्तादों के द्वारा किया गया और लंगा जाति का संगीत जब चरम सीमा में पहुंचता है तो अपने होशो हवास खो बैठती है कैथरीना। और कैथरीना ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किसके आगे? चार्ल्स द्वितीय। सीधा एनकाउंटर हो गया। कैथरीना ने कहा, विल यू मैरी मी? उसने कहा, ऑफ कोर्स, कहां दिक्कत है, क्या तुम मेरे से शादी करोगे? उसने कहा, बिल्कुल करेंगे, कल ही कर लेंगे, तैयार बैठे हैं, तू हाँ तो कर। अब इन दोनों का रिश्ता हो गया। देखिए अंग्रेजों की चाल है, इन दोनों का रिश्ता हो गया और कल इनकी शादी होने वाली है। कैथरीना तो बिल्कुल पूरी खुश, आहा आहा। कैथरीना पूरी खुश हो गई है कि सुबह इसकी शादी होगी, जिस प्रकार इनकी रिवाजें रस्में होती है वो निभाई जाएगी। कैथरीना दुल्हन की पोशाक में आ गई है और वेट कर रही है कब दूल्हे वाली गाड़ी आएगी। तो कहते हैं जैसे ही चार्ल्स द्वितीय विवाह वाले स्थान पे पहुंचा तो चार्ल्स द्वितीय ने एक व्यक्ति को भेजा और कहा
कैथरीना को जाकर कह देना कि चार्ल्स द्वितीय विवाह नहीं करेगा। कैथरीना पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया। इसने कहा अरे रात तो तुम तैयार था, अब तेरे क्या हो गया, क्या दिक्कत है तेरे, क्यों नहीं चाहता विवाह? रात तो तूने खुद ने हामी भरी थी, अब तू कह रहा विवाह नहीं करूंगा। तो इसने कहा मैं गरीब हूं, तू अमीर है। अरे तू अमीर है तो उसने कहा मांग, मुझे पता था तेरी औकात का, तुम कुछ ना कुछ मांगेगा। उसने कहा मांग, क्या मांगता है? तो उसने कहा मुझे बंबई शहर दे दो। तो कैथरीना ने कहा कि बंबई शहर तेरा होता है, अब तो कर ले शादी। कहा तैयार हाँ। और इस प्रकार पुर्तगालियों ने कैथरीना के विवाह में बंबई शहर अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। बंबई जैसा महत्वपूर्ण प्रांत जो जल और थल दोनों की सीमाएं बनाता है, महत्वपूर्ण जगह थी जो आज भी महत्वपूर्ण है, पुर्तगालियों से चलकर अंग्रेजों के पास में आ गई। अब अंग्रेज किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसीलिए इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, इस विवाह के बारे में कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो प्रेम विवाह में इस प्रकार की कोई शर्त ना हो, इसका आपको खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहां तक की बात हुई? 1661। बंबई किसके अधीन हो गया? बंबई साल सेट द्वीप पर बसा हुआ है और बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओशियार को कहा जाता है। बंबई पर कब्जा अंग्रेजों का हो गया। बंबई भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, इसलिए अंग्रेजों के पास में पश्चिम भारत का क्षेत्र आ गया है। इसके आगे की बात करते हैं। सन 1588 से 91 पढ़ा, इसके बाद में हम सन 1600 पढ़ा, 1600 के बाद में 1604, 1605, 1608, 1613, 1616 और 1616 का उल्टा होता है 61, तो 1661। अब बात करते हैं 1699, 1699 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 1699। 1699 देखिए अंग्रेजों के पास में पश्चिम भारत आ चुका है। अगर थोड़ी सी पहले की बात अपने और करें बैकग्राउंड में, तो एक टाइम था 1632 का। कौन सा समय था? 1632। और जगह थी गोलकुंडा, जहां पे हीरों की खान है। तो 1632 में गोलकुंडा का एक सुल्तान था, उसके पास में अंग्रेज गए। सुल्तान बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। अंग्रेज उसके पास में गए, फारसी में बात की, मोहम्मद पैगंबर साहब की बातें की गई और गोलकुंडा का सुल्तान अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया और अंग्रेजों से कहा मांगिए, क्या मांगते हो? और अंग्रेजों ने कहा कि गोलकुंडा के आसपास के क्षेत्र पर हमारा अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार होना चाहिए। तो गोलकुंडा के आसपास वाला जो क्षेत्र है उस पे व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजों का हो गया। अंग्रेजों ने कहा सुल्तान आपने हमें ये जो व्यापारिक एकाधिकार दिया है इसके लिए कोई फरमान दीजिए, कोई लिखित प्रमाण दीजिए। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया जिसका नाम है सुनहरा फरमान। क्या नाम है दोस्तों? सुनहरा फरमान। 1699 की बात करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोब चार्नेक। क्या नाम है साथियों? जोब चार्नेक। कब की बात है? 1699। तो जोब चार्नेक एक व्यक्ति के पास में गया जिसका नाम है इब्राहिम खान। क्या नाम है? इब्राहिम खान। 1699 में जोब चार्नेक एक व्यक्ति के पास में गया जिसका नाम था इब्राहिम खान। जाकर बोला इब्राहिम मियाँ
ये लीजिए 1200 रुपये। कितने रुपए दिए गए? 1200। ये लीजिए 1200 रुपये और मुझे चाहिए 3 गांवों की जमींदारी, जिसमें पहला है काली काता, दूसरा है सूती नाता और तीसरा है गोविंदपुरा। इन तीनों गांवों की मुझे जमींदारी चाहिए, 1200 रुपये आप ले लो। किसने दिए? जोब चार नेक ने। किसको दिए? इब्राहिम खान को। कब दिए? 1699 में। कितने दिए? 1200। कौन कौन से नगर खरीदे? काली काता, सूती नाता और गोविंदपुरा। और इन तीनों को मिलाकर जोब चार नेक ने किसकी स्थापना की? कलकत्ता। तो कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1699 में। साथियों, इसके बाद में बात है 1717 की। कब की बात है? 1717 का समय आया और 1717 के समय जो इस समय मुगल सम्राट है उसका नाम है फर्रुखशियर। क्या नाम है दोस्तों? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर एक असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है। एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गया फर्रुखशियर। तभी इस व्यक्ति का इलाज किसी भी भारतीय से नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है इलाज कौन करेंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा फर्रुखशियर महोदय, हम आपका इलाज कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। हम एक डॉक्टर बुलाएंगे इंग्लैंड से, जिसका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। किसको बुलाया गया? डॉक्टर हैमिल्टन को बुलाया गया। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखशियर का इलाज कर दिया। फर्रुखशियर स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होते ही कहा, मांगिए डॉक्टर साहब, क्या मांगते हो? डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा कि हमारे जो अंग्रेजी जहाज हैं उन पे कर बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए हमें चाहिए दस्तक पत्र। हम बिना कर के व्यापार कर सकें, ऐसा हमें अधिकार चाहिए। लिखित प्रमाण दीजिए। और पत्र जारी कर दिया गया। कौन सा? दस्तक पत्र। बात कब की है? 1717 में। सुनहरा फरमान कब हुआ था? 1632 में। स्थायी अनुमति कब मिली? 1613 में। कंपनी के अधिकारों में वृद्धि कब हुई? 1616 में। इसके बाद में 1661 में हुआ था विवाह कैथरीना और चार्ल्स द्वितीय का। 1699 में बनाई गई थी कलकत्ता और 1717 में होता है दस्तक पत्र। अब अंग्रेजों के पास में वो अधिकार आ गया है जिससे वो अपने मन मुताबिक किसी भी जहाज पर कर लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज अपने जो जहाज है उन पे कर कम लगाएंगे और विदेशी जो अन्य लोग हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेनिश हैं, फ्रांसीसी हैं, उन पे कर ज्यादा लगाएंगे। और यही हुआ, अंग्रेज व्यापारिक मामलों में सर्वोच्च हो गए। साथियों, अंग्रेज सर्वोच्च हो गए और अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सोचा कि व्यापार में तो हम राजा हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान की राजनीति की ओर। तो उन्होंने कैसे राजनीति तरफ ध्यान दिया, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।